लड़के और लड़कियां दोनों ही HPV वैक्सीनेशन को लगा सकते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं तो उसमें ब्रेस्ट के साइज़ में चेंजेस आने लग जाते हैं। WHO ने आगाह किया है, मतलब वो कह रही है, बार बार अलर्ट कर रहा है कि 2050 तक बहुत ज़्यादा संख्या में और ग्लोबली भी देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है और महिलाओं को ही होती है वैसे तो, लेकिन बीच बीच में अब नाम आ रहा है कि मेल्स को भी होने लग गई है ये बीमारी। नई चीज़ आ रही है या आ चुकी है अब तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसको कह रहे हैं, जैसे मीडिया में हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उसका, वैसे ही अब कह रहे हैं हेल्थ में भी। और अमेरिका से लेके इंडिया तक सारी गवर्नमेंट AI को बहुत तेज़ी से हॉस्पिटल्स में भी लॉन्च करने जा रही हैं। क्या AI इसमें हेल्प करेगा हमें, क्योंकि तब तक तो 2050 तक तो हमारी मेडिकल फर्टिलिटी और एडवांस हो चुकी है। कैंसर एक बड़ी बीमारी है और पहले तो ये लाइलाज थी, लेकिन अब इसका इलाज भी है। लेकिन ये इलाज कितना कारगर है और ये जिस तेज़ी से बढ़ रही है, एक रिसर्च आई है कि 2050 में सबसे ज़्यादा महिलाओं को अगर कुछ होगा तो वो ब्रेस्ट कैंसर होगा और इससे 1.1 मिलियन महिलाएं मौत का शिकार हो जाएंगी। कैंसर इतनी भयावह है, लेकिन डॉक्टर्स भी रोज़ रिसर्च कर रहे हैं, आपके इलाज में रोज़ लगे हुए हैं, लेकिन हम बहुत छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं और ये बीमारी बड़ी हो जाती है। कैंसर के लिए कहते हैं, या कोई भी बीमारी हो उसके लिए कहा जाता है कि जब भी बीमारी आती है तो अपने साथ कई लक्षण लेके आती है। तो वो लक्षण क्या हैं, उसके उपाय क्या हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, इसके लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है चिन्मयी अग्रवाल को। देखने में छोटी सी हैं, लेकिन आपके हर सवाल के जवाब इनके पास होंगे। सर्वोदय हॉस्पिटल में हैं फ़िलहाल, अभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के। इनसे मिला भी जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। कैंसर की बात हो रही है और आप कैंसर विशेषज्ञ हैं, मतलब मुझे लगता है कि बहुत कम महिलाएं जो हैं वो हार्ट में और कैंसर में स्पेशलाइजेशन करती हैं। क्या ऐसा था जो जिसने आपको इतना कैंसर के लिए कहा कि आप उसमें विशेषज्ञता लें? पहले तो सभी को नमस्ते, और मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बुलाया और इतने विशेष एक जो सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट बीमारी जो हमारे देश में उभर रही है उस पर चर्चा के लिए। तो यस, जैसे कि आपने पूछा कि क्या था कि एंड डेफिनेटली हमारे पास जो वुमेन है वो हार्ट में और कैंसर में जो डील करते हैं बहुत कम है। तो इट वाज जस्ट कि सिंस आई कम फ्रॉम अ डॉक्टर ऑफ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, तो उसमें क्या है कि कि क्या चीज़ें हैं विच इज़ अपकमिंग। तो कहीं ना कहीं माई फादर यूज टू ऑपरेट फॉर यूरोलॉजी कैंसर्स, तो दैट गेव मी अ इंटरेस्ट कि येस आई शुड प्रोसीड इन दिस कैंसर्स। और कभी हम बहुत ज़्यादा फीमेल्स का नाम सुनते ही नहीं थे कैंसर में, तो आई थॉट कि वाई नॉट टेक कैंसर एंड if at all you will think कि मतलब it is very difficult to treat and deal on a daily basis। तो मुझे लगता है कि बहुत challenging ब्रांच है एंड कहीं ना कहीं फीमेल्स को बहुत ज़्यादा अगर मेल डॉक्टर्स होते हैं तो उनको थोड़ी कोच होता है कि कैसे दिखाएं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। देन ऑल द मोर रीज़न ऐसा होता है कि नहीं, लेट अस कम फॉरवर्ड एंड हेल्प द वुमेन ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो मतलब अब जब कैंसर जो है, बहुत सारी रिसर्च मैं अभी पढ़ रही थी आपसे बात करने के लिए, WHO ने आगाह किया है, मतलब वो कह रही है, बार बार अलर्ट कर रहा है कि 2050 तक बहुत ज़्यादा संख्या में और ग्लोबली भी देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है और महिलाओं को ही होती है वैसे तो, लेकिन बीच बीच में अब नाम आ रहा है कि मेल्स को भी होने लग गई है ये बीमारी। इससे बचने के कोई उपाय हैं क्या? डेफिनेटली, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो एटलीस्ट अगर हम बोलें कि 100% हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम लोग ट्राई तो किया ही जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? लाइफस्टाइल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कि अगर हम, मैं नहीं कहती कि सिर्फ कैंसर से, किसी भी जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ कितना कॉमन हो गया है, हाइपरटेंशन कितना कॉमन हो गया है, ओबेसिटी। तो हम लोग एक अपना अच्छा लाइफस्टाइल अगर हम अपना प्रोपोगेट करते हैं, अगर हम एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली नॉट इवन कैंसर बट हम बहुत सारी मेडिकल कंडीशन से दूर रह सकते हैं। अब लाइफस्टाइल कैसे? गुड फूड,
अपना वेल बैलेंस फूड, अगर हमारा फूड है, जितना हम कहते हैं ना, जितना कलर्ड फूड होगा, जितना रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होगा वो फूड, दैट विल बी गुड फॉर अस। आजकल हम लोग तो फिंगर पिक मील्स होते हैं ना, जो फटाफट खा लिया, समोसा खा लिया, कचौरी खा लिया और बस वी आर वेरी हैप्पी विद इट। नो, क्योंकि जितना फ्रूट खाएंगे, जितने वेजिटेबल्स खाएंगे, उतना च्यू करना पड़ेगा, पहले काटो, धो, सब कुछ करो, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। बट कहीं ना कहीं दैट इज़ द बेस्ट मील विच एनीबडी कैन टेक। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, आजकल तो ट्रेंड बन गया है अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी बैड फॉर दी हेल्थ। तो आजकल तो वुमेन भी एक, आजकल ये सोशल स्टिग्मा हो गया, अगर नहीं लिया पार्टीज में देन हाउ पीपल विल टेक अस, सो दैट इज ऑल्सो बैड लाइफ स्टाइल विच वी आर टूवर्ड्स प्रोग्रेसिंग। देन थर्ड, एक्सरसाइज। वन ऑफ द मेन थिंग इज द एक्सरसाइज। अब हमेशा 40 to 45 minutes of exercise 5 days a week is the very good practice anybody can apply, and 5 दिन 40-45 मिनट अपने लिए तो निकाल ही सकते हैं ना। और मैं नहीं कहती आज ही जाके सब लोग जाके जिम की मेंबरशिप खरीद लो और सब लोग जाके जिम में रनिंग कर रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं, क्रॉस ट्रेनर्स कर रहे हैं, नहीं। किसी को योगा पसंद है, योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पसंद है, वो करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, अपने घर पे ही सिंपल एक्सरसाइजेस होती हैं वो करिए, मतलब वट एवर यू फील लाइक यू शुड डू। तो नंबर 1 इज़ दी लाइफ स्टाइल चेंजेस। नंबर 2 डेफिनेटली फॉर वुमेन, स्पेशली अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की या सर्वाइकल कैंसर की बात करें, तो वेरी गुड थिंग विच वी हैव इन हैंड इज दी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज की डेट में। स्पेशली आप देखो, पहले जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स पाए जाते थे 60 अबव में पाए जाते थे, अब 30s तक के पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में आ रहे हैं। अब उनके लिए क्या करें? तो पहले जो मैमोग्राफी की एज कभी 50-55 होती थी, आज की डेट में मैमोग्राफी की एज 40 years and above हो गई है। Any female who has completed 40 years of age can start mammography screening. Mammography screening breast cancers के लिए होती है, बहुत early detection हो जाता है नहीं, उससे। लेकिन क्या ये कोई भी महिला जाके करवा ले, या जिनकी Absolutely. फैमिली में हिस्ट्री है कैंसर की या ब्रेस्ट कैंसर की, उनको जाना चाहिए? सो अगर हम मैमोग्राफी की बात करें 40 इयर्स की एज ग्रुप के लिए, दैट इज़ फॉर ईच एंड एवरी फीमेल। Okay. अगर तो स्पेशली किसी की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, दे आर तो लाइक शॉर्ट मेंबर्स की, उनको तो करवानी ही चाहिए। बट फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल हु डजंट हैव एनी फैमिली हिस्ट्री, दोज पीपल आर ऑल्सो एडवाइज टू स्टार्ट मैमोग्राफी स्क्रीनिंग फ्रॉम 40 इयर्स ऑफ एज। Okay. अभी आप बात कर रही थी कि आपको जो फ्रूट्स खाने चाहिए, लेकिन फ्रूट्स में भी आजकल पेस्टिसाइड्स होते सो हैं। जस्ट सी, कुछ तो खाएंगे ही, कचौरी खाएंगे, समोसा खाएंगे, विजुमस फ्रूट खाएंगे, सो समवेयर वी आर प्रोटेक्टिंग अस। देन अच्छे से धो के, आजकल तो होता है ना, नमक डाल के और पानी थोड़ा हल्का वार्म करके, गुनगुना करके, फिर उसको अच्छे से वॉश करके, पील उतार के, वेरी इंपॉर्टेंट, पील उतार के। एप्पल भी खाना है, पियर भी खाना है, सब कुछ पील उतार के खाना है, खाओ बट पील उतार के खाओ। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू वे। Okay. एक तरफ आप देखो समोसा कचौरी, एक तरफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखो, ऑब्वियसली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विल समोसा हैव। कचौरी वाले हमारे दर्शक गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि आप पिज्ज़ा और बर्गर का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन और क्या क्या चीज़ें शरीर में आने लग जाए कि हमें मतलब ये समझना चाहिए कितने दिनों तक? अगर बहुत बात करते हैं कि पेट में भारीपन हो, यूरिन में अगर आपके कलर चेंजेस हो रहे हों, अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं तो उसमें ब्रेस्ट के साइज़ में चेंजेस आने लग जाते हैं, मोटापे की वजह से भी पेट का भारीपन बढ़ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स तो डॉक्टर्स बहुत दिनों से बता रहे हैं कि ये चीज़ें हों तो आप, अगर लगातार बनी हुई है, लेकिन वो कितने दिन तक बनी हुई हैं, और क्या चेंजेस आते हैं? क्या चक्कर आता है? क्या नोज़िया फीलिंग, वोमिटिंग वाली फीलिंग आती है? क्या आप चलने में लड़खड़ाते हैं? ऐसी ऐसी क्या फीलिंग्स आती हैं किसी भी कैंसर के मरीज को कि उसको ये समझना चाहिए कि भाई हमारी फैमिली हिस्ट्री भी है, या मैं ये प्रोन हो रहा हूँ, मुझे शायद कैंसर हो रहा है या हो सकता है? ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं क्या? डेफिनेटली जो कैंसर के सिम्टम्स होते हैं वो बड़े जनरल सिम्टम्स से ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं, डेफिनेटली। बट कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, और या फिर बहुत देर से बना हो रहा है, चलो पेट में भारीपन है, माना, कई बार वेट भी बढ़ जाता है, कई बार ब्लोटिंग रहती है, अब चलो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तक तो
चलो मंजूर है, ठीक है, हो गया। अब 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, जा ही नहीं रहा, तो दैट मीन्स कि कुछ तो इम्पोर्टेंट खराब हुआ है सिस्टम में, और जाके एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर पे तो मैं कहती हूँ कि कोई भी फीमेल फॉर एग्जांपल नहा रही है, कपड़े पहन रही है, लोशन लगा रही है, कई बार हम लोग शीशे के सामने खड़े होकर ड्रेसअप हो रहे होते हैं और बेयर मिनिमम कपड़े पहने होते हैं, तो सिंपल अपने ब्रेस्ट के ऊपर हाथ रख के चारों क्वाड्रेंट्स में, मतलब हम लोगों के 5 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो उसमें चारों तरफ अपना घुमा के हाथ से खुद ही पता चल जाता है कि एक गांठ सी महसूस हो रही है। कई बार निपल्स के लेवल पे ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार कोई ब्लडी डिस्चार्ज आने लग जाता है। तो ये तो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, बहुत ईजिली पता चल जाते हैं। कुछ ना भी हो, कुछ अगर इन्फेक्शन भी हो बाय चांस, हम नहीं कहते कि कैंसर ही हो, तो इमीडिएटली जाके इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट कराएं। हमें उसको वेट क्यों करना है महीना 2 महीना खुद से एंटीबायोटिक लेके, वेट नहीं करना चाहिए। स्पेशली ओवरी कैंसर से बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा होता है कि चलो ब्रेस्ट का तो दिख रहा है अलग से, ओवरी में तो अंदर कभी हाथ लगाने में पता भी नहीं चलेगा, और भारीपन रहा पेट में दर्द रहा। तो अगर ये बहुत लंबे समय से बन रहा है, जैसे 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तब एक इम्पॉर्टेंट लगता है कि हाँ एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करो और फिर एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। तो सिर्फ भारीपन ही लगता है कैंसर अगर आपके जर्मिनेट कर रहा है आपकी बॉडी में, तो सिर्फ भारीपन होता है या और भी कुछ चीज़ें होती हैं? कई बार क्या होता है, आना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा थकावट रहने लग जाती है। अच्छा, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं ना डाइट कर रहे हैं, फिर भी वेट कम होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा कई बार कॉन्स्टिपेशन बना रह रहा है, या कई बार बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, और कुछ भी खाते हैं तो मन नहीं करता खाने का, ऐसा लगता है बाहर आ जाएगा सब कुछ। तो ये भी बहुत सिमिलर से पॉइंट्स हैं जिस पे बहुत विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए। मतलब आप कह रही हैं कि वो 5 चीज़ें हैं कि आपको कभी भारीपन लगता है, तो अगर 4-5 महीने तक अगर लगातार भारीपन है और आप वो डाइट ले रहे हैं जो आप पहले भी ले रहे थे, तो हमें डॉक्टर के पास एक बार चले जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। ओवेरियन कैंसर और सर्विक्स कैंसर को कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, ओवेरियन कैंसर का जैसे हमने अभी चर्चा करी, तो पेट में भारीपन रहना, बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगना, थकान रहना, वेट लॉस होना, इसके अलावा कहीं ना कहीं पेट में दर्द, कहीं ना कहीं, अब क्या होता है ना फीमेल्स में, एक तो दर्द सहन करने की क्षमता भी ज़्यादा ही रहती है, कुछ मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की हमें वैसे ही बचपन से आदत हुई होती है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा पेट दर्द रहना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ओवेरियन कैंसर की तरफ संकेत दे सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें सर्वाइकल कैंसर्स की, तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी रिलेशन बनाया और रिलेशन की इमीडिएटली बाद ब्लीडिंग हो गई, या पीरियड्स के इन बिटवीन ब्लीडिंग हो गई, फिर वजाइनल डिस्चार्ज जो कभी रेड कलर का है, ग्रीनिश कलर का है, या बहुत ज़्यादा उसमें बदबू आ रही हो, तो और या फिर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द बना हुआ है, तो कई बार क्या होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस भी होती है, बट कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि एक बार गायनी का चेकअप कराने में कोई हर्ज नहीं है। तो बेसिकली ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ एक बार डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है हमें। और एक HPV वैक्सीन की बात हो रही है, जो कि गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि वो फ्री लगाएं, क्योंकि अपने यहाँ सर्विक्स कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ा, और एक होता है पैप स्क्रीनिंग। इन दोनों के बारे में बताइए कि हमारे दर्शक ये समझ सके, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब पता है और गूगल ने सब कुछ बता दिया है, डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा अब अवेलेबल हैं या उनसे इंटरेक्शन आसान हो गया। ये भी ना एक इग्नोरेंस का कारण बन रहा है कि नहीं मुझे ये सिम्टम नहीं है इसलिए मुझे कैंसर नहीं हो सकता, या मुझे ये डिजीज़ नहीं हो सकती। तो वो क्या स्क्रीनिंग है जिसको कि जाके करा लेना चाहिए, और बिल्कुल ही इतने दिन बाद आप कहना चाहेंगी कि ये हो ही जाना चाहिए, नहीं तो ये बड़ी बीमारी का लक्षण है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बात करूंगी HPV वैक्सीनेशन की, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमें सब कुछ पता है जैसे आपने कहा, बट एक बार क्योंकि हम लोग आज इतने बड़े टेलीविज़न पे हैं सब कुछ, तो मैं ये सबको बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ HPV वैक्सीनेशन के बारे में। देखो, HPV वैक्सीनेशन बहुत ईजिली अवेलेबल है कहीं पे भी किसी भी हॉस्पिटल में, और आजकल गवर्नमेंट तो फ्री वैक्सीनेशन भी दे रहा है। इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले किस एज ग्रुप में लगनी चाहिए, तो 9 ईयर्स से 45 ईयर्स तक के वुमेन को HPV वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। हम लोगों के पास यूजली 3 टाइप की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, सर्वारिक्स, गार्डासिल और गार्डासिल 9।
तीनों ही इक्वली इफेक्टिव है। येस डेफिनेटली गार्डासिल 9 थोड़ा सा बेटर इफेक्टिव है क्योंकि वो 9 स्ट्रेन्स कवर करता है। अब कितनी डोजेस लगनी चाहिए? जो तो महिला या हम बच्चों की बात करें 9 से 14 इयर्स तक की है, 9 से 14 साल तक की जो भी लड़कियां हैं उनको 2 डोजेस लगती है। 14 साल से लेके 45 साल तक की उम्र की औरतों को 3 डोजेस लगती हैं। कब कब लगती हैं? 0 मंथ्स, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए। अब ये बात आती है कि क्या लड़के भी एचपीवी वैक्सीनेशन ले सकते हैं? अच्छा, लड़कियों की तो बात कर ली, सर्विक्स है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, इसलिए एचपीवी वैक्सीनेशन है। लड़कों के पास तो सर्विक्स नहीं है, अब लड़कों को एचपीवी वैक्सीनेशन क्यों लगाना? यस डेफिनेटली लड़कों को भी एचपीवी वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। लड़कों को एचपीवी वैक्सीनेशन जो लगता है वो गार्डासिल 9 का लगता है। अब लड़कों को क्या वो रोक मतलब क्या वो प्रिवेंट कर सकता है? पेनाइल कैंसर्स, एनल कैंसर्स, फिर एनल वॉर्ट्स जो होते हैं, और कई बार जो ओरोफेरेंजियल कैंसर्स बोलते हैं वो भी कहीं ना कहीं एचपीवी की बीमारी से भी हो सकता है। तो उससे भी इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। पहले हम लोगों की गाइडलाइन सिर्फ फीमेल्स के लिए आई थी, बट आज की डेट में लड़के और लड़कियां दोनों ही एचपीवी वैक्सीनेशन को लगा सकते हैं। और उससे जो है, और ये जो आपने फॉरेंस का बताया कि उस कैंसर बच सकता है, वो कितना कॉमन है इंडिया में और मेल्स में? Not very common, but yes, 20 to 30% of cases do occur because of the HPV infection for the oropharyngeal cancers. Okay. अच्छा, एक बात और आपने कही थी पैप स्मीयर। जी। तो as soon as female becomes sexually active, has to get a pap smear done. कब करवाना चाहिए? Every 3 yearly. कितना कैसे कराना चाहिए? बहुत सिंपल है, अपना गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ। इट इज सिंपल ब्रश जो वो लेते हैं, दैट इज इट। इफ इनफैक्ट अगर आप एचपीवी के टेस्ट के साथ उसको कराओगे तो इट शुड बी डन एवरी 5 ईयरली। इट्स वेरी सिंपल टेस्ट डन। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि करवाना कब चाहिए। तो इट इज सेट एज सून एज यू बिकम सेक्सुअली एक्टिव यू हैव टू गेट इट डन। तो इससे क्या कैंसर की रोकथाम हो सकती है? इट इज नॉट रोकथाम, इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर, स्क्रीनिंग मेजर, कि हम उसको अर्ली स्टेजेस में ही हमारे को उसमें अगर कोई एपिथेलियल चेंजेस कुछ हो तो हमें बहुत पहले ही पता चल जाएंगे। अच्छा, एक नई चीज आ रही है या आ चुकी है अब तो, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसको कह रहे हैं जैसे मीडिया में हमारे बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसका, वैसे ही अब कह रहे हैं हेल्थ में भी, और अमेरिका से लेके इंडिया तक सारी गवर्नमेंट एआई को बहुत तेज़ी से हॉस्पिटल्स में भी लॉन्च करने जा रही हैं। और हम पिछले दिनों मैं एक लेक्चर देख रही थी और सुनने गई थी बहुत बड़े डॉक्टर का, उन्होंने कहा कि एआई किस तरह से क्रांति मेडिकल की फील्ड में करने जा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो नई रिसर्च आ रही है, जो WHO कह रहा है कि 2050 तक जो है हर 20 में से एक महिला को कैंसर होगा वर्ल्ड वाइड, क्या एआई इसमें हेल्प करेगा हमें? क्योंकि तब तक तो 2050 तक तो हमारी मेडिकल फर्टिलिटी और एडवांस हो चुकी होगी, बहुत सारी नई चीज़ें आ चुकी होंगी, एआई खुद बहुत सारे वर्जन के साथ आ चुका होगा। तो क्या इसको प्रिवेंट करने का कोई तरीका नहीं होगा? ये कैंसर उतना ही भयानक रहेगा जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं? मे बी आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू से कि एआई हमें मेडिकल फ्रेटर्निटी में कितना हेल्प करेगा। आई थिंक 5 to 6 years डाउन द लेन वी विल हैव अ बेटर प्रोस्पेक्टिव टुवर्ड्स एआई। बट येस डेफिनेटली कहीं ना कहीं एआई विल डेफिनेटली हेल्प अस टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकल कंडीशंस। क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया उस लेक्चर में। उन्होंने कहा कि कैसे वो एक जिनका भी वो ट्रीटमेंट कर रहे थे हैदराबाद में, तो उन्होंने बताया कि कैसे पेनक्रियाज का उस बंदे को कैंसर हो सकता था। 3 साल पहले की एमआरआई भेजी गई थी और उस एमआरआई को स्कैन करने के बाद उस एआई के स्क्रीनिंग ने वहाँ पे लिखा कि उसे कैंसर हो सकता है, और उसके बाद उस बंदे की ट्रीटमेंट उसी हिसाब से शुरू की और उसे प्रिवेंट किया गया। और ऐसा ही उन्होंने टीबी के मरीज़ के बारे में बताया। इसलिए मुझे लगा कि ऐसा कुछ आप लोग कर रहे हैं क्या? आप तो बहुत ही यंग हैं, और मुझे लगता है कि यंग जितने भी हमारी टीम में भी जितने भी लोग हैं वो एआई को बड़े धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। जब से व्हाट्सएप वगैरह में भी आया तो मुझे लगा कि शायद आप लोग भी इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे या डेफिनेटली। बट आई थिंक यस, जैसे रेडियोलॉजी में इसका हेल्प होगा, पैथोलॉजी में हेल्प होगा, सर्जरीज में हेल्प होगा। जैसे हम लोगों का एक ट्रीटमेंट होता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जिसमें रेडिएशन से हम कैंसर को ट्रीट करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एआई विल डेफिनेटली प्ले अ रोल। बट एज आई सेड टू अर्ली टू से एनीथिंग। अच्छा, ये बताइए कि
कैंसर जो है वो किन महिलाओं को ज़्यादा होने का ख़तरा रहता है? बड़े सवाल आए, मतलब जब मैं आपके बारे में बता रही थी कि आपसे बातचीत करने जा रही हूँ, तो मैं बताया कि भाई सबसे पहले ये बताओ कि हर घर में महिला है और वही आधार है। भले ही वो अपने आप को पीछे रखती हैं, लेकिन सबसे बड़ा आधार घर का महिलाएं होती हैं, और एक महिला बीमार हो जाती है तो पूरा घर बीमार हो जाता है एक बिल्कुल, तरह से। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या वो कौन सी एज है जब महिलाओं को सबसे ज़्यादा खतरा होता है, और फैमिली वाले उस समय क्या करें कि भाई हमारे घर की महिला की 25 साल या 30 साल या 45 साल एज हो गई है, अब हमें ये स्क्रीनिंग करानी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों का बड़ा योगदान होगा महिलाओं को बचाने में। तो वो बिल्कुल। मुझे अगर आप बताएं कि किस एज ग्रुप की महिलाओं को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। अगर हम बात करें कि मोस्ट कॉमन एज ग्रुप क्या होता है कि कैंसर इस एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है, तो यूजली हम कहते हैं 50 इयर्स एंड अबव। तो जो भी महिला 50 साल या उससे ऊपर की हैं, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा खतरा बढ़ता है। एक तो एजिंग भी एक अपना प्रोसेस शो करती ही है, इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस भी, और या फिर जो हार्मोनल प्रोफाइल भी है वो मोस्टली सारी महिला उस टाइम तक कंप्लीट कर चुकी होती है अपने सारे हार्मोनल स्टेजेस। तो उस एज ग्रुप में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब प्रिवेंट कैसे करें, तो सेम जैसे हम लोग ने स्क्रीनिंग की बात करी, स्क्रीनिंग कराएं। ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी है, 40 साल से ही शुरू हो जाती है, हर 3-3 साल में कराएं। सर्वाइकल के लिए तो कभी भी जैसे ही सेक्सुअली एक्टिव होते हैं सर्वाइकल की स्क्रीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जो भी महिला बहुत ज़्यादा ओबेसिटी वाले होते हैं, तो ओबेसिटी से मोस्ट कॉमन कैंसर्स जिनको हम कहते हैं लिवर कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स एंड यूट्राइन कैंसर्स, तो थोड़ा सा प्राणायाम करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, तो ये भी बहुत कहीं ना कहीं आपको हेल्थ वाइज बहुत हेल्प करेगा। तो यही कुछ मेन चीज़ें हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और आपने लाइफस्टाइल की भी बात की थी अभी, लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलना चाहिए? योग आपने बता दिया, एक्सरसाइज करो, लेकिन आजकल तो हम सांस भी ले रहे हैं वो भी पॉल्यूटेड है। और अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, वैसे तो मैं बिहार से पर्सनली आती हूँ, तो बिहार में भी अब जहाँ हम लोगों के यहाँ तो आसपास पेड़ ही पेड़ हैं गया पैच, तो हम लोगों के यहाँ आसपास पेड़ ही पेड़ हैं, लेकिन वहाँ भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे कैसे बचें, क्योंकि पॉल्यूशन अपने आप में कार्सिनोजेनिक होता है, बिल्कुल, उससे कैंसर बिल्कुल। होता है, और बहुत सारी रिसर्च उस पर आ चुकी हैं। लंग कैंसर उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें हम अपने आप को कैसे बचाएं? देखो, कहीं ना कहीं हम बात करते हैं तो एयर प्यूरिफायर्स रियली हेल्प अपने वर्क प्लेस में, अपने घर के एनवायरनमेंट में। इसके अलावा जितने भी, मैं तो प्लांट्स की शौकीन हूँ, तो जितने भी हम एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स अपने घर के, अपने सराउंडिंग्स में लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो, दिस इज़ ऑल इज व्हाट इज़ कॉल्ड इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, कि अपने घर में एयर प्यूरिफायर्स इंस्टॉल करें, अच्छे प्लांट्स लगाएं, तो जिससे जो जो एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स जिनको हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नेक प्लांट्स, जीजी प्लांट्स, तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल को भी इफेक्ट करेंगे। नहीं, लेकिन ये बात तो हो गई जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। एयर प्योरीफायर हर कोई नहीं लगा सकता, और मुझे लगता है कि जो देख रहे होंगे वो ऐसे भी होंगे जिनको मतलब बहुत कुछ खरीदने के लिए भी सोचना पड़ेगा। उनके लिए लाइफस्टाइल में चेंजेस बताएं, क्योंकि वो भी लेबर क्लास है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और वो काम करते करते, रोटी तो वो घर में सेक ले रहे हैं, सब्जी वो बाहर से लेके आ रहे हैं, उसमें बहुत सारा तेल है, वो सारी चीज़ें भी कितनी इम्पैक्ट कर रही हैं। एब्सोल्युटली। देखो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेल का इंटेक, वही अब ये पूरा लाइफ प्रोसेस ही हो जाता है कि बहुत ज़्यादा तेल खाया या बहुत ज़्यादा बाहर का खाया, कहीं ना कहीं वो केमिकल्स भी ऐड करते हैं, जैसे वो कलरिंग एजेंट्स वगैरह होते हैं, तो कहीं ना कहीं नॉट नोइंगली भी हम वो केमिकल्स का इंटेक कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर अगेन इन्फ्लेमेशन होगा, और फिर उसके बाद कोई भी मेडिकल कंडीशंस या फॉर एग्जांपल कैंसर ही डेवलप होगा। तो जितना घर का शुद्ध खाना खाएंगे, जितना चाहे सिंपल खाना ही बनाए, चाहे आलू की सब्जी ही बना लें, बट यस, घर का शुद्ध खाना ही जितना खा सके उतना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। अच्छा, एक तो मैं आपका पढ़ रही थी कि बोन मैरो कैंसर में भी आपने स्पेशलाइजेशन किया है। मुझे जितना पता है कि डॉक्टर्स हर एक, मतलब कैंसर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या बोन मैरो कैंसर के शुरुआती लक्षण किसी बीमारी जैसे लगते हैं, या उनको कैसे पहचाने, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा अंदर है, और सारी तो फिजिकली आपका पता चलता है, लेकिन बोन मैरो कैंसर में कैसे लक्षण कैसे होते हैं और कैसे पता चले? सो बेसिकली मतलब हम इसको बोन मैरो कैंसर नहीं बोलते, इट इज़ यूजली ब्लड कैंसर्स। ओके। तो यस, डेफिनेटली ब्लड कैंसर के भी कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल फीवर, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, फीवर बना ही है, फीवर टूट ही नहीं रहा। इसके अलावा कहीं पे भी हल्का सा भी चोट लगती है तो बिल्कुल ही लाल हो जाता है, बहुत जल्दी हील नहीं होता। हफ्ता लग गया, 10 दिन हो गया, ब्लू पैच बन गया उसमें, जिसको हम कहते हैं ना इजी ब्रूजिंग, हल्की सी भी चोट लगी एकदम नीला पड़ गया, बहुत देर तक वो नीला पड़ा हुआ है। या फिर गले में गांठें बन जाती हैं जिसको लिम्फ नोड्स बोलते हैं, जिनको हम लिम्फोमा कहते हैं, एक टाइप ऑफ ब्लड कैंसर होता है जो। देन फटीग, बहुत ज़्यादा थकान रहना, वेट लॉस होना, यूजली ऐसा कहते हैं 10 से 15% अपना बॉडी वेट 6 महीने में गिर जाए बिना एक्सरसाइज, बिना डाइट के, तो ये सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं ब्लड कैंसर को डिनोट करते हैं। ओके, तो मतलब और जो ये बोन्स में कैंसर हो जाते हैं वो? बोन कैंसर इज कम्प्लीटली डिफरेंट, वो तो बोन के कैंसर है। बोन मैरो का कैंसर बेसिकली वो ब्लड कैंसर है, मतलब बोन मैरो से ही सेल्स जो बन रहे हैं वो इमेच्योर सेल्स बन रहे हैं या ज्यादा मात्रा पे मिल रहे हैं, इमेच्योरिटी से बन रहे हैं, उसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो क्या ये ब्लड कैंसर भी लाइफस्टाइल डिजीज है? सो बेसिकली अब देखो, हमारे पास ये नहीं पता हमारे को एग्जैक्टली ब्लड कैंसर होता क्यों है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल माइट अफेक्टेड, बट आप कहोगे बच्चों को भी हो जाता है, न्यूबॉर्न को भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यस डेफिनेटली सम जेनेटिक्स, बट यस समटाइम्स वी रियली डोंट हैव अ आंसर टू इट। क्योंकि जब मैं हेल्थ में और बच्चों के बीच आती हूँ तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बच्चों के लिए काम कर रही हैं, और बहुत सारे बच्चों को कैंसर है, और उसमें ब्लड कैंसर बहुत तेजी से बच्चों में भी, बच्चों में तो मोस्ट कॉमन ही ब्लड कैंसर है। सो समटाइम्स वी कैन से कि कहीं ना कहीं जेनेटिक, कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल, बट समटाइम्स वी रियली हैव नो वर्ड्स टू इट। अच्छा, आपने लम्फ की बात की थी कि ब्रेस्ट में अगर लम्फ हो तो क्या हर जो लम्फ है वो कार्सिनोजेनिक होता है, या फिर वो समय समय पे आते और जाते रहते हैं, और किस समय आपको समझ लेना चाहिए कि भाई इतने दिन तक रह गए, ये गांठ महसूस हो रही है और अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बिल्कुल, तो कई बार हमने सुना होगा ब्रेस्ट माउस या फाइब्रोएडेनोमा, जो बहुत ही कॉमन चीज़ है हम लोगों के इंडियंस में। तो वो क्या होती है कि कई बार सॉफ्ट होती है वो और मूव करती है। यूजली जो कैंसर की गांठें होती हैं बहुत हार्ड होती हैं और फिक्स्ड होती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत हार्ड है और ये तो बिल्कुल फिक्स्ड है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि मैमोग्राफी कराएं, पहले डॉक्टर से मिलें और उनसे सलाह लेके मैमोग्राफी कराएं। यूजली जो बहुत सॉफ्ट गांठें होती हैं या मूव करती हैं तो वो यूजली बिनाइन गांठें होती हैं, बट फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखा के मैमोग्राफी करा के एक बार बेफिक्र हो जाए कि हाँ भाई ये बस बिनाइन है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके। और अक्सर ये मिथ है या क्या है, ये आप ही बताएंगी, कि जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, बहुत सारी अनमैरिड गर्ल्स की भी कतार अपने देश में बढ़ती चली जा रही है, और कहा जा रहा है कि उनमें कैंसर के ब्रेस्ट कैंसर के खतरा ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या आप ये कहती हैं कि स्तनपान जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं उनकी तुलना में अनमैरिड गर्ल्स या जिन्होंने शादी नहीं की है, जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई, उनको कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे? एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, इनफैक्ट नॉट ओनली कि जिनकी शादी ही नहीं हुई, बल्कि लेट मैरिजेस ऑल्सो, 30 के बाद शादी होगी, फिर बच्चा और लेट होगा, उससे क्या होता है कि हम लोगों का एक्सपोजर टू हार्मोन बढ़ जाता है। जो यूजली प्रेगनेंसी की स्टेट बोली जाती है वो हार्मोन प्रोटेक्टिव स्टेट होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमें ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्ट करती है। डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग, स्पेशली अगर 1 ईयर से अबव करते हैं, दोनों ब्रेस्ट से करते हैं, इट हैज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। तो जो लड़कियां लेट शादी होती है, लेट बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक रिस्क फैक्टर, एडेड रिस्क फैक्टर बन जाता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। यस, देयर आर स्टडीज व्हिच हैव प्रूवन दिस। ओके। और अब हम लोग बात करेंगे थोरेसिक कैंसर पे, जिसको फेफड़ों का कैंसर और सीने का कैंसर भी कहते हैं। ये अचानक आता है और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ही, मैक्सिमम में केसेस जो देखे गए लास्ट स्टेज में पता चलता है। उसमें क्या पता चलता है कि लंबे समय तक खांसी हो रही है या फेफड़े का कैंसर हो सकता है? इसके लिए हम लोग कितने सावधान रहें और कैसे रहें? सो यूजली, बहुत सही कहा आपने, मैं जो इंडियन हम लोगों का स्टैट्स है वो ये कहता है अराउंड 50% ऑफ केसेस जो हमारे ओपीडी में आते हैं और वो एडवांस नेचर में होते हैं इज जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। तो कहीं ना कहीं हर कैंसर में तो कहती हूँ कि वो कहीं ना कहीं कुछ लक्षण देता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने स्मार्ट हो उसको इनिशियल स्टेजेस में पकड़ने के लिए। हम बात करें लंग कैंसर की, तो
खांसी तो बनी रहती होगी ना। हम लोग क्या होता है, हम लोग दिल्ली एनसीआर के रीजन में रहते हैं, हम सोचते हैं हर इतना तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन है, ये तो खांसी हमारी सीजनल खांसी है, इसलिए हमें को खांसी लंबे समय से बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज कर देते हैं उसको। कई बार क्या होता है, सांस फूलने लग जाता है, 10 कदम भी चलते हैं तो फिर सांस फूलने लग जाता है। अब क्या हो गया, आजकल सेडेंट्री लाइफ हो गई है, 10 कदम भी नहीं चलते, हमारे को शॉप तक भी जाना है तब भी स्कूटी निकालेंगे तो तभी जाके दूध आएगा या पनीर आएगा, हम अपना पैदल नहीं जाएंगे। तो क्या होता है, इन सब चीज़ों में हमारे को पता ही नहीं चलती, क्योंकि हम लोग बैठे हैं सोफा पे, बैठे हैं, खा लिया, टीवी देख लिया, सो लिया, काम पे चले गए, वहाँ पे भी बैठ के काम किया, वापस आ गए। तो तभी क्या होते हैं, जो कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो मास्क हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं ध्यान देने से बहुत अर्ली सिम्टम्स पता चल जाते हैं, जैसे कॉफ है, बहुत टाइम से बना रहा है, या फिर कहीं बैठे हैं वीजिंग हो रही है, जिसको वीजिंग कहते हैं, 10 कदम भी चल रहे हैं सांस फूल रहा है, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं सांस फूल रहा है। इसके अलावा इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, फटीग्ड रहता है, वेट लॉस के भी सिम्टम्स होते हैं, फीवर बना रहना, रात में बहुत ज़्यादा पसीना आना। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जिसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। और क्या जो स्मोकिंग है वो बड़ा कॉज है किसी भी कैंसर का, या फेफड़े के लिए ही? अगर हम बात करें स्मोकिंग का, आप विश्वास मानोगे, स्टडीज़ ऐसा कहती है, एक सिंगल स्मोकिंग में, सिगरेट में, जिसको हम टोबैको बोलते हैं या निकोटीन बोलते हैं, तो उसमें 72 कार्सिनोजेंस होते हैं एक सिंपल सिगरेट में, जो जो कैंसर कर सकते हैं। जी। अब यस, डेफिनेटली फेफड़ों का कैंसर तो मोस्ट कॉमन है ही। इसके अलावा पुरुषों में यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर्स, फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर्स, ये भी बहुत कॉमन कैंसर्स हैं जो सिंपल स्मोकिंग से होते हैं। अच्छा, मतलब स्मोकिंग से सर्वाइकल कैंसर का भी लिंक नाता है। यस, एंड मेल्स में यूरिनरी ब्लैडर कैंसर मतलब सिर्फ ओरल तक नहीं है, ओरल लंग्स तक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नीचे तक भी जाता है। यूरिनरी ब्लैडर मोस्ट कॉमन कैंसर है मेल्स में, एंड सर्वाइकल कैंसर्स फॉर फीमेल। यस, मतलब अगर आप लोग सिगरेट पी रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं, पॉल्यूशन तो है ही है और उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपने बोला जीवन शैली, अब हमारे दर्शकों को हम लोग थोड़ा झटपट वाले सवाल करेंगे, लंबा हो रहा है ये। वो 5 चीज़ें बताएं जो करके आप अपने जीवन में सुधार करके या खाना खा के आप कैंसर से बच सकते हैं। बिल्कुल। नंबर पहला, गुड डाइट, रिच इन फूड, फ्रूट्स, रिच इन वेजिटेबल्स, ठीक है। नंबर सेकंड, पानी ज़्यादा पिए। अब ये नहीं कि मैंने आज बोल दिया कि पानी ज़्यादा पिए तो सीधा 5 लीटर की कैनी ले आए और आज से पानी पीना शुरू कर दिया। 2 से 2.5 लीटर पानी, जिसको हम कहते हैं कि 8 से 10 ग्लास पानी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितनी भी हमारी नेगेटिव लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, अल्कोहल, तो जितना उसको दूर रह सकें, जितना उससे बच सकें उतना बचें। चौथा, अगर बहुत अच्छे एक्सरसाइज, कहीं ना कहीं 40 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज 5 दिन अपने लिए तो निकाल ही सकते हैं। देन कहीं ना कहीं जितना जंक फूड को अवॉइड कर सको उतना अवॉइड करना चाहिए। और क्या खाएं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेफिनेटली। आप समझ नहीं रही हैं, पीएम जो है वो कह रहे हैं रागी खाओ, मोटा अनाज खाओ। डेफिनेटली, हाँ। तो वो कितना हेल्पफुल होगा हमारे खान पान को? जितना हम लोग वीट, आजकल हम लोग सोचते हैं कि एक ना हम लोगों की सोसाइटी में मिथ है कि हमने शुगर खाया तभी शुगर होगा, और तो किसी चीज़ से शुगर होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं हम इसको भूल जाते हैं कि राइस और जो वीट है इसमें भी बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है। जी। तो जैसे हमारे पीएम सर बोलते ही हैं, बिल्कुल करेक्ट बोलते हैं, जितना हम लोग रागी, जवार, बाजरा, जितना हम अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर रोटी भी बनानी है तो आजकल ना कॉम्पोजिशंस होते हैं, थोड़ा सा रागी मिलाया, थोड़ा सा बाजरा मिलाया, थोड़ा सा जवार मिलाया और थोड़ा सा गेहूं मिलाया, उसका आटा तैयार करके रोटी जो खाते हैं, इट इज़ वेरी गुड, रिच इन फाइबर। हम कहीं ना कहीं अपनी रोटी का न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ा देते हैं। अच्छा, एक सवाल और आ रहा था, गैस, पहले तो चूल्हे पे रोटियां बनती थी, अब माइक्रोवेव आ गया। माइक्रोवेव आया तो उसके साथ प्लास्टिक भी आया, और हर घर में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है। प्लास्टिक के लिए कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा कैंसर लेके आता है, क्योंकि पिछले 15-20 साल में जितनी तेज़ी से किचन में प्लास्टिक बढ़ा है, उतनी तेज़ी से लोगों में कैंसर भी बढ़ा है। तो प्लास्टिक वो कौन सा यूज़ करना चाहिए या बिल्कुल घर से हटा देना चाहिए, इसके बारे में? मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जो हम प्लास्टिक में हीट करते हैं, तो बिल्कुल जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक जिसको बोलते हैं, वो फूड में आ जाता है। मेरा ऐसा मानना है और मेरी सबको
सलाह है, जितना हम प्लास्टिक को अवॉइड करके, जितना हम कांच का बर्तन यूज़ करके माइक्रोवेव करें या स्टील के बर्तनों में गर्म करें, ऑब्वियसली प्लास्टिक को तो वैसे ही नहीं गर्म कर सकते गैस पे, मेन तो माइक्रोवेव में उसका यूज़ होता है। जी। तो हम एक बर्तन चाहे बना लें माइक्रोवेव का, विच इज़ अ ग्लास कंटेनर, दैट इज़ वेरी प्रोटेक्टिव। प्लास्टिक जितना बच सके उतना बचें। घर में पानी की बोतल भी एक बोतल रख लो चाहे कांच की, बट प्लास्टिक की ना रखें। प्लास्टिक की मतलब कांच की रख लें, तांबे की रख लें, बिल्कुल, स्टील की रख लें, या बिल्कुल, जग ग्लास में जग रख पिएं, लें, हाँ जी। है ना? प्लास्टिक वो कहीं ना कहीं माइक्रो प्लास्टिक बिल्कुल शेड होता ही होता है। और कैंसर से बचने के लिए एक वैक्सीन की तो हम लोगों ने बात कर ली, और भी कोई वैक्सीन हैं क्या? अभी तो देखो डेवलपमेंट में है। अभी हाल फिलहाल FDA अप्रूव जो हमारे पास वैक्सीन है वो सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के लिए, विच इज़ HPV वैक्सीनेशन। डेफिनेटली आने के 10-12 साल में, अभी जो अपकमिंग ईयर्स हैं, कहीं ना कहीं हमें और वैक्सीनेशन देखने को मिलेंगी। अभी सब कुछ अंडर डेवलपमेंट है। तो ये जो HPV वैक्सीन है, मैंने भी खुद भी, मुझे नहीं याद कि मैंने लगवाया है, तो क्या मैं अब लगवा सकती हूँ और उससे बचाव होगा अगर चांसेस होंगे तो 45 इयर्स तक की एज क्रॉस नहीं की है तो डेफिनेटली लगवा सकते हैं। अगर कर गए तो बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे होंगे, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, फिर चिल मारिए, चिल। और कोई ऐसा सुपर फूड या हर्ब्स जिसको आप कहें कि आप, जैसे फ्रूट्स की बात हो गई, खाने पीने की बात हो गई, और मैं बार बार खाने पीने पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि वो अहम रोल अदा करता है हमारे पूरी लाइफस्टाइल में। कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि हम हर दिन अपने डाइट में शामिल कर लें, जो जिससे कि वो हमें हेल्दी तो करे ही, प्लस हमें बचाए? जैसे बहुत सारी बातें होती है, तुलसी, मतलब आयुर्वेद में बात होती है तुलसी खाओ, हल्दी खाओ, इलायची खाओ, दालचीनी खाओ, वैसा क्या आप लोग कुछ एडवाइस करते हैं? कहीं ना कहीं लेमन, लेमन एक ऐसा कहते हैं फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। तो हमारी नॉर्मल दाल सब्जी में कहीं पे थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया, उससे टेस्ट तो इन्हांस हो गई और फूड की भी रिचनेस बढ़ जाएगी, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हल्का सा हल्दी का उपयोग किसी भी फॉर्म में, कई बार तो कई लोग कच्ची हल्दी को भी उबाल के पीते हैं, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। उस मतलब दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। बहुत लंबे टाइम तक ना लें, जैसे 4-5 दिन लिया, फिर हफ्ते के लिए छोड़ दिया, फिर 4-5 दिन लिया। देन सिनेमन पाउडर, ये सारे हम लोगों के, इंडिया इज़ फुल ऑफ स्पाइसेस, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को स्पाइसेस का भरपूर उपयोग करना चाहिए और अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखना चाहिए। और कोई ऐसी चीज़, अगर देखिए अब लाइफस्टाइल में स्मोकिंग और अल्कोहल ड्रिंक वो एकदम जुड़ चुका है, फिर भी अगर आप कहें कि भाई इतने ml पियो तो फिर भी ठीक है, इतने, जैसे आपने बोला कि 4 दिन आप ये चीज़ें खाएं और 2 दिन छोड़ दें, चाहे एक्सरसाइज के लिए भी कह रही हैं कि 5 दिन करो अगर 7 दिन नहीं कर सकते। बिल्कुल। वैसा क्या स्मोकिंग और अल्कोहल के लिए भी कोई एडवाइस है? देखो, स्मोकिंग के लिए तो ऐसा कहा जाता है, इवन अ सिंगल सिगरेट स्मोक्ड कहीं ना कहीं वो कैंसर का कारण बन सकता है। अल्कोहल की हम बात करेंगे तो यस, रेड वाइन इज डेफिनेटली प्रोटेक्टिव, और लेना भी है तो एक परमिसिबल लिमिट्स में, मॉडरेट क्वांटिटी में, जिसको हम कहते हैं 30 to 40 ml जिसको हम कहते हैं, उतना फिर भी परमिसिबल है। बट सिगरेट के लिए तो इवन अ सिंगल सिगरेट स्मोक्ड इज अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर कैंसर। अच्छा, आप कह रही हैं कि सिगरेट और जो स्मोक नहीं करते, मतलब जो करते हैं उनको कैंसर होता ही होता है। एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS, बिल्कुल, जिसमें जिमी शेरगिल होते हैं और उन्होंने कहा, उनको कैंसर आता है, डायग्नोज होता है, और वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, तो फिर एक गाना चलता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा नहीं किया, ना उनकी लाइफ में स्मोकिंग है ना ड्रिंकिंग है, उसके बाद भी उनको कैंसर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे पास ही कितने पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैडम हमने तो ना कभी ड्रिंक किया, ना तो हमने कभी स्मोक किया, हम तो खाना भी घर का ही खाते हैं, बाहर से खाना भी नहीं खाते, फिर भी हमारे को क्यों हुआ। देखो, ये जो हमने आज कारण डिस्कस किए हैं कि सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, डाइट हो गया, ओबेसिटी हो गया, तो ये तो कुछ कारण है, हमें पता है कि इससे कैंसर हो सकता है। अब जिस व्यक्ति को हुआ, जिसने नहीं भी किए ये सारे काम, वी रियली डोंट हैव अ आंसर टुवर्ड्स इट कि मतलब क्या कंडीशन रही होंगी, क्या लाइफस्टाइल इफेक्ट हुआ होगा, क्या केमिकल इनडायरेक्टली लिया होगा। तो देखो, ये तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स है जो हमें पता ही है। अब ये तो खुद हो गया ना कि खुद ही जाके अपने आप को इन्फ्लिक्ट कर रहे हो आप इन सब चीज़ों से। जेनेटिक्स कितना बड़ा रोल अदा करता है? सो जेनेटिक्स, सब लोग कहते हैं कि मैडम जेनेटिक्स से भी तो हुआ होगा, तो आप बिलीव करो कि जेनेटिक्स हार्डली 5 से 10% रोल प्ले करती है कि अगर किसी को कैंसर है तो जेनेटिकली कितना पॉजिटिव हो सकता है, इट इज़ ओनली 5 to 10%। ओके, फर्स्ट फैमिली मेम्बर्स को भी हो, क्योंकि हम लोगों ने तो DNA जब
डायग्राम पढ़ाया जा रहा था तो उसमें कहा जाता है कि अगर आपकी फर्स्ट फैमिली मेंबर में माता पिता को अगर डायबिटीज़ है तो इस बच्चे को हो सकता है, पिता को अगर कुछ है तो इन 2 बच्चों को हो सकता है, अगर 4 बच्चे हैं। अगर किसी के 2 ही बच्चे हैं तो इसको और इसको ट्रांसफ़र होता है। ऐसा डीएनए में हम लोग बिल्कुल बिल्कुल एक ग्राफिक्स absolutely, बनता था ना, बिल्कुल उसमें पढ़ाते थे। अब जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे पता चला कि भाई आपकी फर्स्ट फैमिली मतलब आपकी मौसी को है या आपके दादा को है या आपके चाचा को है, उनसे भी कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं चीज़ें। बिल्कुल। ये इसको हम लोग कहते हैं कि ब्लड रिलेटेड होने चाहिए, चाहे वो फर्स्ट डिग्री हो। फर्स्ट डिग्री जैसे हम लोगों के माँ बाप हो गए, सेकंड डिग्री हम कहते हैं कि कहीं हमारी मौसी हो गई, हमारी बुआ हो गई, थर्ड डिग्री हम कहते हैं कि कोई भांजा पुराना, कोई ऐसे भतीजे, ऐसे। तो कहीं ना कहीं जो भी ब्लड रिलेटेड है वो हर लाइन अफेक्टेड होती है। नहीं तो कैसे पता चले? मान लीजिए मैं हूँ और मेरी मौसी को ब्रेस्ट कैंसर था, तो मुझे किस एज में जाके अपना चेकअप कराना शुरू करना चाहिए? क्योंकि या किसी की फैमिली में ही डायबिटीज़ का पूरा सिम्टम चला आ रहा है या कैंसर का ही, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके फोर फादर्स से ही कैंसर 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 चला आ रहा है। तो वो आखिर क्या करें कि वो अपनी आने वाली जनरेशन को उससे बचा सकें? सो यूजली ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि जिनकी फॉर एग्जांपल किसी की मौसी को कैंसर था, अब वो आगे कैसे अपने आप को बचाएं। तो अगर फॉर एग्जांपल मौसी को कैंसर 50 इयर्स की एज पे डिटेक्ट हुआ, तो यूजली जिस एज पे डिटेक्ट होता है, एक यंगेस्ट को जिस एज पे डिटेक्ट होता है, उसके 10 साल पहले स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू होने चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग। उनकी पूरी फैमिली में, चाहे उनकी बेटी हो या उनकी भांजियां भतीजियां, बिल्कुल बिल्कुल कोई बिल्कुल भी किसी को भी जब भी डायग्नोस हुआ, फॉर एग्जांपल 40 पे हुआ तो 30 पे, अब हम उसमें वो रूल नहीं अप्लाई करेंगे कि 40 साल पे। ऑलरेडी अगर किसी की फैमिली में 40 इयर्स की हिस्ट्री है कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ था या ओवेरियन कैंसर हुआ था, तो उनको 10 साल पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है या आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी भी इधर उधर है, तो थोड़ा सुधरिए और अपने आप को बचाइए, क्योंकि कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और WHO का डाटा हमें डरा रहा है। इसीलिए आज हमने अपने ऑफिस में इनवाइट किया था डॉक्टर चिन्मय को, जिन्होंने बताया कि हम किस तरह से कैंसर से अपना बचाव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका इतने इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताने के लिए। हम फिर आपको इनवाइट करेंगे अपने यहाँ। देखते रहिए India.com।